कृष्णा। श्रीनिवास। कल हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बात कर रहे थे। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कह देते हैं। और सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमने बात किया। फिर सिस और ट्रांस में क्या डिफरेंसेस है हमने बात की। और हम बात की ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म साइक्लिक कंपाउंड्स में कैसे होता है। फिर हमने अल्कीन्स में बात किया था, जहां भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट कर आपने को मैंने बोला था, जहां भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। उसे एक और उदाहरण देता हूं मैं डबल बॉन्ड का। फिर हमारे जैसे कल हमने अल्कीन्स किया, C+C, इवन इफ आई टेक दिस कॉल्ड एज ऑक्साइन। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑक्साइन, जहां पे NOH होता है। ऑक्साइन्स के अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, क्योंकि यहाँ पे C और N के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है C है। बताओ क्या इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? हाँ जी, यस सर, पॉसिबल है। बताओ क्यों? सर केमिकल कंपोनेंट्स अलग अलग है और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। वेरी गुड। यहाँ पे लोन पेयर, तो इसके दोनों ग्रुप अलग अलग है, एक लोन पेयर एक OH ग्रुप। यहाँ दोनों ग्रुप अलग अलग Cl और Br, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। इसलिए ऑक्साइन्स आल्सो कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म विद द कंडीशन दैट ये कार्बन के दो ग्रुप यहाँ पे है वो अलग अलग होना चाहिए। दैट्स ऑल। मूविंग अहेड, कृष्णा। Geometrical isomerism in cyclic compounds. Geometrical isomerism in cyclic compounds. साइक्लिक कंपाउंड्स जैसा हम जानते हैं, हमने लास्ट टाइम बात किया था अभी आइसोमेरिज्म में, कि CnH2n is general formula of alkenes as well as cycloalkenes। दोनों के जनरल फॉर्मूला सेम है, इसलिए अल्कीन और साइक्लोअल्केन्स भी थोड़ा एक जैसे बिहेव करते हैं। जैसे अल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, तो साइक्लोअल्केन्स भी लाइक अल्केन्स दे आल्सो एक्सिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। साइक्लोअल्केन्स, नॉट नॉर्मल अल्केन्स, साइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे ये साइक्लिक कंपाउंड है, मान लीजिए यहाँ पे
आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया था ये बीच में? I got disconnected, I think. Somebody else is a host now. चैतन्य ट्यूटोरियल्स होस्ट है, मुझे होस्ट बनानी पड़ी है। क्या सर का नाम? सर मुझे होस्ट बनाइए। मैं शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, तो होस्ट अभी नहीं हूं मैं। आई एम नॉट एबल शेयर माई स्क्रीन। सर सर आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं होस्ट नहीं हूं, मुझे होस्ट बनाइए। Probably he's not there. जो मैंने बनाया स्ट्रक्चर, आपको क्या लग रहा है कि ये सिस है कि ट्रांस है? सिस और ट्रांस? सिस। करेक्ट, सिस है। तो ट्रांस कैसे होगा? जो दो कार्बन के बीच में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाना है, और दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए कंडीशन साइक्लिक में। ये भी sp3 होना चाहिए और ये भी sp3। ये दोनों कार्बन sp3 होंगे तभी साइक्लिक में ये पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एक और उदाहरण लेते हैं। आप मुझे बताना किन दो कार्बन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ पे हो रहा है। इतने सारे कार्बन है साइक्लिक, मुझे आपको ये बताना है, आपको मुझे ये बताना है किन दो कार्बन में यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म संभव है। बताओ इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है कि दो नहीं? कार्बन में सर, सर 2 कार्बन में। एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ कार्बन के, है ना? बॉटम राइट। यस सर। सर राइट साइड के दो, 4 और 5। यस, 4 और 5। 4 and 5 कार्बन के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है ना? सो अगेन आई कैन, मतलब मैं दो कंडीशन ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ पे हम निर्माण कर सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए और उस कार्बन को जो दो ग्रुप अटैच्ड है वो दोनों वेगड़े वेगड़े होना चाहिए, है ना? ये सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ दोनों सेम ग्रुप है ना? यहाँ भी सेम ग्रुप है, यहाँ भी सेम ग्रुप है, यहाँ भी सेम, उसी वो दिखा नहीं सकते हैं। यहाँ अलग अलग ग्रुप होने के वजह से ये दोनों कार्बन के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब ये जो है वो कौन सा सिस है कि ट्रांस है जो मैंने बनाया? सिस। ये सिस है। अगर इन दोनों में किसी एक का OH को ऊपर या नीचे कर दे, क्या बनेगा? ट्रांस बन जाएगा, ट्रांस। है ना? इसका OH ऊपर कर दे, ये बन जाएगा ट्रांस। इज इट गेटिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? सभी को बात समझ में आ रही है?
बताओ यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है? नो सर। पॉसिबल है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे 3 ही बॉन्ड दिख रहे, चौथा बॉन्ड क्या होगा? हाइड्रोजन। नहीं दिख रहा है, वो क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दिखाते नहीं, दोनों sp3 है। और देखना है कि दोनों कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग है क्या? हाँ, ये दो अलग अलग है, ये दो अलग अलग है, ये पॉसिबल है। ठीक, बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या? सर नहीं है। नो सर। ये कार्बन सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, पर और कोई ऐसा कार्बन यहाँ पे बाजू में उसके नहीं है। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, यहाँ भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, नॉट पॉसिबल। यू गॉट इट राइट। ये एडिशनल चीज था। अगर साइक्लिक के बारे में पूछा तो जनरली अल्कीन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम डिस्कस करते हैं इन जनरल मोस्ट ऑफ, बट you should know a bit of other things also. There are much more things to discuss, but we'll not discuss. That will be in part 2 of geometric optical isomerism in 12th standard. You will see even deeper and deeper concepts where we can touch up to JEE advanced level. Okay, at this moment, this is basic classification. Now I'll move into optical isomerism. After geometrical isomerism, we have optical isomerism. Sri Krishna. अगर आप में से ऐसा किसी को बहुत इच्छुक है कि नहीं हमको और डीप में सभी जानना 11th में 12th में नहीं, तो फिर मेरे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं उसके ऊपर, आप चाहे तो मैं सेंड कर सकता हूँ, जो डीपर लेवल तक कवर करते हैं। पर मेरे हिसाब से बेहतर है कि वो 12th में कवर करें। जैसे मैंने वो वीडियो जो बनाया 12th में पढ़ाया था बच्चों, 11th में उतना ग्रेस्पिंग नहीं होता है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन एग्जिबिट करते हैं? ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनते हैं? इससे पहले कि हम कंसेप्ट में आए, क्वेश्चंस के अंदर जाए, तो पहले इसके पीछे का जो थियरी है वो बात कर लेते हैं। तो कब हम बोलेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स किसको बोलते हैं? तो व्हाट दे डू, अगर कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है आपके पास, केमिकल सब्सटेंस है, और जानना है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर है, ये जानने के लिए क्या करते हैं? यू नो मोनोक्रोमैटिक लाइट, लाइट पता है आपको? लाइट, यस सर। यस सर। तो एक नॉर्मल जो लाइट होता है ना, जैसे लैब में, फिजिक्स लैब में आप डार्क रूम यूज करते रहेंगे सोडियम लाइट, दैट इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, यस सर। तो एक नॉर्मल मोनोक्रोमैटिक लाइट आप लेंगे, उसमें क्या होता है, उसका जो लाइट पार्टी आप जानते हैं उसमें पार्टिकल्स होते हैं। लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर आल्सो, द डुअल नेचर, हमने बात किया था एटॉमिक नेचर के यस अंदर। सर। तो उससे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लाइट पार्टिकल्स, वो जिनका मोशन जो होता है रैंडम मोशन होता है। कोई ऐसे मोशन कर रहा है, किसी का मोशन इस प्रकार से वाइब्रेशन हो रहा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है ना, क्वाइट रैंडम मोशन होता है उसके अंदर पार्टिकल्स का, मोनोक्रोमैटिक लाइट। ये मोनोक्रोमैटिक लाइट को हम पास करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म से, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म से हम पास करते हैं, इसका नाम है निकोल्स प्रिज्म। निकोल नामक साइंटिस्ट ने प्रिज्म दिया था। जैसे इस प्रिज्म से आप पास करते हो तो ये क्या होता है, इसका जो लाइट पार्टिकल्स जो रैंडम मोशन में है वो सभी सिस्टमैटिकली एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में आ जाते हैं, कुछ इस प्रकार। जैसे इसे बाहर आएगा निकल के, they all will be in particular
मोशन। तो ये निकोल प्रिंस पासर की बन, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। जैसा आपका आईपीएल है, ये हमारा पीपीएल है। दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये सभी एक प्लेन में आ गए, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। और ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इससे हम पता कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस या ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकते लैबोरेटरी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको हम पास करते हैं उस सब्सटेंस में से। ये सॉल्यूशन हमारा है, अब पता करना है कि ये ऑप्टिकल, ये एक्टिव है कि नहीं, ऑप्टिकल आइसोमर दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है। तो ये पास है दिस पीपीएल इनटू इट। जैसे पीपीएल इसे पास करो, अगर मान लीजिए लाइट जैसा अंदर गया वैसा ही बाहर निकल गया, वैसा ही बाहर निकल गया, तो हम बोलेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज नॉट एन ऑप्टिकल आइसोमर। पर मान लीजिए इस लाइट का डिफ्लेक्शन होता है ना, डिफ्लेक्शन, दो पॉसिबल डिफ्लेक्शन, या तो टुवर्ड्स राइट हो सकता है या तो फिर टुवर्ड्स लेफ्ट हो सकता है। अगर ये डिफ्लेक्शन हो रहा है तो समझ जाना कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, मतलब ये किसी का तो ऑप्टिकल आइसोमर है, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखा रहा है ना। तो दो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं जनरली, एक का एक और, मतलब ये किसी का तो ऑप्टिकल आइसोमर है। तो जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो होते हैं एक दूसरे के, एक को हम बोलते हैं सिस और एक को हम बोलते हैं ट्रांस, है ना, सिस ट्रांस आइसोमर। सिस का ट्रांस, ट्रांस का सिस, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। वैसे ऑप्टिकल में भी दो प्रकार के, दो ही आइसोमर होते हैं आपस में उनके, एक को बोलते हैं डी आइसोमर और एक को बोलते हैं एल आइसोमर। ऑप्टिकल में दो होते हैं, डी एंड एल। डी का मतलब है डेक्स्ट्रो, एल के मतलब है लेवो। एक डेक्स्ट्रो आइसोमर होता है और एक लेवो आइसोमर होता है। जैसे ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस, वैसे यहाँ पे डेक्स्ट्रो एंड लेवो दो लोग होते हैं। अगर ये किसी का तो ऑप्टिकल आइसोमर है या तो ये ऑप्टिकल दिखाता है तो उसे डिफ्लेक्शन होगा। अब डिफ्लेक्शन या तो राइट साइड पे हो सकता है या तो फिर लेफ्ट साइड पे हो सकता है। अगर डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट हो रहा है, टुवर्ड्स राइट हो रहा है, समझना ना ये किस प्रकार के, ये ऑप्टिकल आइसोमर है, ये क्लियर है, ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है। परंतु अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये डी है कि एल है। अगर राइट साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम बोलेंगे डी आइसोमर, अगर लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये एल आइसोमर। सिंपल है, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लेवो, सर एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लेवो, है ना, ये याद रखो तो अपने आप बादूसर डी हो जाएगा। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? अगर मैं जार को दूसरी तरफ से देखूंगा तो उत्तर जो भी ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से लाइट पास हो रही है सोल्यूशन में से, अगर मैं उसको दूसरी तरफ से देखूंगा तो सर वो राइट का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा ना सर। सही बात है सर, आप बहुत बुद्धिमान तो जब हम लेते हैं ना रेफरेंस पॉइंट, जब हम डेक्स्ट्रो लेवो हम लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व थियोरेटिकली, देखो क्या फर्क पड़ता है ना, अगर किसी को मैं डेक्स्ट्रो किसी को लेवो बोलूं, परंतु जब कॉमनली हम बोलते हैं कि जब मुझे सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स के डेक्स्ट्रो लेवो बोलना तो एफ के रेफरेंस पॉइंट, जब साइंटिस्ट हमको देते हैं ना ये डी है ये एल है, बिकॉज हम तो निकाल नहीं सकते, हम थियोरेटिकली निकाल सकते हैं क्या? नहीं, जब वो लैब में करते हैं दे टेक वन रेफरेंस पॉइंट, तो सभी एक डायरेक्शन में देखेंगे, वो जितने भी ऑप्टिकल कंपाउंड्स है उन सबका कोई एक रेफरेंस को लेके ही देखेंगे, विद दैट पर्टिकुलर रेफरेंस वो सभी डेक्स्ट्रो है, विद दैट रेफरेंस सभी लेवो है। समझ रहे हो? अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया तो ये सारे डेक्स्ट्रो लेवो बन जाए, लेवो सब डेक्स्ट्रो बन जाएंगे। तो ऑलरेडी जो है साइंटिस्ट ने एक रेफरेंस लिया है और एक रेफरेंस से वो सभी डेक्स्ट्रो लेवो निकालते हैं, और हम जब पढ़ते हैं ऑलरेडी हमको बना के दिया हुआ है कि ये डेक्स्ट्रो लेवो, मतलब इसको डेक्स्ट्रो ही बोलने का हमेशा। समझ रहे हो? हमें निकालना थोड़ी है ना, already one specific point of reference taken. Is it okay, dear? ओके सर। Good logical question. Yeah. ठीक है. Got this point? Yeah. So optical isomers D isomer L isomer होता है। अब एक और बात, अब ओके मैंने सॉल्यूशन
अब मैंने क्या, मेरे पास 4 सॉल्यूशन थे उदाहरण के लिए, मैंने पीपीएल पास किया, ऑब्जर्वेशन देखो ध्यान से। बताओ इन चारों में से लेट अस गिव देम नेम एज ए बी सी डी सॉल्यूशन। मान लो एक्सपेरिमेंट आपने लैब के अंदर कर दिया और आपको ये जो ऑब्जर्वेशन मिले हैं, तो बताओ इन चारों में से कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव है? बी सी डी सर BCD लास्ट के दिन करेक्ट, बी सी डी आर ऑप्टिकली एक्टिव। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, कौन एक्टिव कौन नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताओ, बी जो है एल है कि डी है आइसोमर? L एल। सी D L एल ठीक है भाई, ये बात भी क्लियर हो गया कौन डेक्स्ट्रो कौन लेफ्ट। पर क्या आप ये बात मुझे क्लियर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल देखो, ये सब डेक्स्ट्रो मिलेंगे, बॉल डेक्स्ट्रो मिले, ये सब बहुत लियो मिले, पर इनमें से कोई दो लोग ही आपस में एक दूसरे के आइसोमर हो सकते हैं ना। ये सब डेक्स्ट्रो है पर जरूरत नहीं वो सब डेक्स्ट्रो के सब लियो, मतलब इसमें कोई दो लोग कॉम्बिनेशन है। सर सी और ये सब बी, सी और डी। सी और डी D सर ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, क्यों? दे हैव सेम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, है ना। वेरी गुड, आप बहुत लॉजिकली, है ना। कैसे हमको पहचानना है कि वो इसका आइसोमर है कि नहीं? दोनों का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन सेम। फर्क इतना ही रहेगा कि एक लेफ्ट एक राइट की ओर डिफ्लेक्ट होगा, पर दोनों का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन सेम होगा, तब उन दोनों को हम बोलेंगे वो दोनों आपस में क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा, तो राइट इट डाउन। डी और एल में कोई डिफरेंस नहीं है? क्या लेफ्ट बोले? राइट। प्रीवियस स्लाइड। क्या बोले, क्या बोल रही हो? सर डी और एल में कोई डिफरेंस नहीं है लेफ्ट राइट के अलावा? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर उनका सेम रहता है। ओके सर। देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर ही पूरा सेम रहता है, सिर्फ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिफरेंट। आप बोलेंगे सिर्फ सिर्फ एंगल में ही फर्क है, तो कितनी बड़ी बात नहीं है, ऐसे लगता है ना अपने को। पर देखो, जो हमारे जो लाइफ प्रोटीन्स होते हैं ना, यू नो वी हैव अ लाइफ, डू यू नो दैट? सर हाँ, यस। तो हमारे लाइफ जो, मतलब हमें लाइफ है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स, हम क्या बोलते हैं? हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं, राइट। तो डीएनए है, प्रोटीन्स है, बहुत चीज बॉडी के अंदर है, बायोमॉलिक्यूल्स अलग अलग प्रकार के। तो ये सभी जो है ना, आपको बताऊं, ये सिर्फ एल एमिनो एसिड से बने होते हैं। बिकॉज एमिनो एसिड जो होते हैं वो भी जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, परंतु उनका सिर्फ एल वाला जो आइसोमर है ना, वो एल आइसोमर ही लाइफ प्रोटीन बना सकता है, डी आइसोमर से लाइफ प्रोटीन नहीं बनता है। इतना डिफरेंस है। अब फर्क पड़ रहा है तुमको? इतना फर्क पड़ता है कि अगर आप डी एमिनो एसिड्स लोगे तो लाइफ नहीं बन सकता है, पर लाइफ बनने के लिए आपको एल ही चाहिए, एल से लाइफ बनता है। तो बाय एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत से डिफरेंसेस हैं। सर जो पिछले स्लाइड में एल था, क्या बोले? जो इसमें जो एल है वो इस तरफ है, और जो ऑप्शंस में एल आपने मार्क किया है वो तो उस तरफ है। किस तरफ से देखना, मतलब लेफ्ट समझ नहीं आया। हमने उल्टा कर दिया है ना, मैं तो सोचता रह गया। आपसे ही, आप जैसा आप देख रहे हो ना वही देखना है, मतलब लाइक वी आर सीइंग द बोर्ड राइट नाउ। तो तुम्हारे हिसाब से राइट साइड कौन सा है? उस तरफ वाला, सी वाला। ये वाला ना सर लेफ्ट तो राइट है ना, ये राइट है ना। हाँ हाँ, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा Yes sir लेफ्ट साइड। तो हमारे हिसाब से देखना है, तो मैंने गलत डाल दिया है ना। अच्छा होगा आपने ऑब्जर्व किया। ये राइट साइड है मतलब ये डी, ये लेफ्ट है मतलब ये एल, ये वापस राइट साइड है मतलब ये डी। हमको हमारे तरफ से देखना है, उसकी ओर से देखना है। आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ना। अगर हम उसकी ओर से बात करेंगे तो फिर ये लेफ्ट और राइट उल्टा हो जाएगा। वी हैव टू सी फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हमारा राइट हैंड जिस तरफ है, जब उसको देख रहे हैं तो वही राइट है। थैंक यू फॉर गुड ऑब्जर्वेशन। अब इसको हम लिख ले,
लिख लेते हैं। When a monochromatic light light is passed through a Nichols prism. When a monochromatic light is passed through a Nichols prism, the light particles moving in a random motion get aligned in a single plane, and this light is सर आखिरी में क्या लिखा है? हाँ सर सेकंड लास्ट लाइन में get aligned in a single plane, and this light is called as PPL, plane polarized light. लिख लिया यहाँ तक? नहीं सर 2 मिनट। जी कृष्ण हो गया सर। this PPL when passed through a solution and if no deflection is observed, we understand that the substance is optically inactive. दूसरा, if deflection is observed, सर पीपीएल की फुल फॉर्म क्या थी? PPL plane polarized light. Done? नो सर।
Yes. डन। नहीं करेंगे। Same thing we are writing.
डन गया? यस सर। सही हो गया डेस्ट्रो और लीवो। एक मिनट। डन क्या? यस सर। अब देखो ये तो भाई थियरिटिकल था, थ्योरी पार्ट था इस चीज का। नाउ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम वी कांट डू दिस ना। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है कि नहीं, वी कैन नॉट गेट ए निकोस प्रिज्म देयर एंड ना सेंड ए मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम पीपीएम एंड देन सेंड इट पीपीएल वगैरह सेंड करो, डिफ्लेक्शन देखो। ये पूरा एक्सपेरिमेंट तो आप परफॉर्म करने वाले आप नहीं, ना इक्विपमेंट आपको अवेलेबल करें तो टाइम हमारे पास है। तो एग्जामिनेशन में क्या करना चाहिए, हाउ टू सॉल्व जब ऐसा क्वेश्चन पूछे which of the following compound is optically active in nature। तो आपस हम पूरा बेसिक आज बात करेंगे, मतलब जो मेजॉरिटी कंपाउंड्स के लिए काम आता है। जैसे जो हम बात कर रहे हैं, जो बेसिक में बोल रहा हूँ, पूरे बेसिक मतलब क्या है, 80 to 90% ऑफ क्वेश्चन इसी से आते हैं जो बेसिक पढ़ा रहा हूँ। पर जो 10% का क्वेश्चन कभी कभी आने की संभावना है, उसके लिए और बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़नी पड़ती है। पर वो सब पढ़ के कितना फायदा होता है, एक आध क्वेश्चन गलती से आ गया तो, पर वो भी हम पढ़ते हैं, हम 12th में पढ़ते हैं, तभी जो हम पढ़ रहे हैं सफिशिएंट टू सॉल्व मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, मोर देन 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर इजी क्वेश्चन बनते हैं, उतना टफ पूछता नहीं है ये, एडवांस में संभावना है। तो सिंपल एक बात जो है इसके अंदर, समथिंग कॉल्ड कायरलिटी। आपको याद होगा जब हमने टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ा था, वहां पे एक कारण पढ़ा रहेगा हमने, कौन सा, एसिमेट्रिक कार्बन। डू यू रिमेंबर? यस टाइप्स सर। ऑफ कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन मैंने बोला, इसका इट कैन बी कॉल्ड एज एसिमेट्रिक कार्बन या फिर है ना ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। सो एक मॉलिक्यूल हमको जो दिया है वो ऑप्टिकली एक्टिव की पहचान बहुत सिंपल है, वो कार्बन जो है एसिमेट्रिक होना चाहिए। कार्बन जो है एसिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब क्या, उस कार्बन के जो 4 ग्रुप अटैच्ड है, फर्स्ट थिंग चाहिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो 4 ग्रुप अटैच्ड है, ये चारों ग्रुप जो है वेगड़े वेगड़े होने चाहिए। ऑल द 4 ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो 100% गारंटी जो है वो कार्बन जो है ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कहलाया जाएगा,
और ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम है कायरल कार्बन बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज chiral carbon, and this phenomena can be called as chirality also, sometimes they call as chirality. So अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, आपको देखना है कि उस कंपाउंड, जो भी कंपाउंड आपको दिया है वहां पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। ठीक है, ये सिंपल तरीका है टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा इसमें कितने कायरल सेंटर है ना, ये बनेगा। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है ये कितने टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर दिखा सकता है। इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। इसमें फर्स्ट 2 क्वेश्चंस का हम डिस्कस करेंगे यहाँ। बताओ ये कंपाउंड कायरल कंपाउंड है, मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है कि नहीं, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? Yes. नहीं है। नो सर। नहीं है No, सर। पहले No, बोले sir. यस, अब बोल रहे नो। सर क्योंकि इथाइल है सर दोनों साइड। हाँ, ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? No. नो, बिकॉज 3 हाइड्रोजन है इसके पास, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, सेम सेम आइटम नहीं चाहिए। अब ये कार्बन नजर डालते हैं सबके सब लोग, तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है एक हाइड्रोजन ये अलग है मान लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल अलग अलग, पर यहाँ पे इथाइल है, यहाँ भी इथाइल है, ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव। एक भी कार्बन इसके अंदर, नॉट अ सिंगल कार्बन इज अ कायरल कार्बन, और एक भी कायरल कार्बन इसमें नहीं है, मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। एटलीस्ट वन कायरल सेंटर मस्ट बी अवेलेबल, कम से कम एक तो भी कायरल सेंटर उसके अंदर होना चाहिए, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। Yes, sir. Yes, sir. दो सेंटर्स है, सर Yes, दो। sir. है 2 कायरल सेंटर्स है सर, 2। दो सर। there are 2 chiral centers. How do you want Yes. to? ये दिवाली में आप बहुत ब्रिलियंट बन चुके, पता नहीं आप एकदम टका आंसर कर रहे हो हर बात पे। ऑप्टिकल कार्बन है तो हम लोग उन्हीं को अभी तक मान के चल रहे हैं। थोड़ा रिलीफ मिला है दिवाली में आपको क्लासेस। तो ये भी एक ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, राइट, जहाँ पे चारों ग्रुप्स अलग अलग है, Yes, sir. और ये भी एक ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पे 2 कायरल सेंटर, यहाँ पे 2 कायरल सेंटर। तो जनरली जब कोई हमसे ये पूछे इसे कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, अगेन जनरली बात, एक्सपीरियंस की बात नहीं करेंगे हम। So, जनरली कितने ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है, कोई क्वेश्चन पूछे हम क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे। क्यों? ये कायरल सेंटर को हम लेते हैं तो एक डी और एल मिलेगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस। इफ यू टेक दिस कायरल सेंटर अगेन यू गेट डी एंड एल, कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 4। जितने भी कायरल सेंटर रहेंगे ना उसका क्या करना, डबल सर, इनटू 2। हाँ क्या, यस सर। सर डी और एल। we will see that works or not। यहाँ पे तो it works, ठीक है, यहाँ it works, it may not work everywhere। at this moment ठीक है, एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है कि नहीं है, और उसके कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है, दैट इज अ ग्रेट थिंग, दैट इज इनफ। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं?
यस सर। फॉर्मूला क्या है इसका? यस सर। लैक्टिक एसिड पहचाना आपने इस कहीं पे देखा है, कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है? यस सर। यस सर। कहाँ मिलता है? कर्ड, ह्यूमन बॉडी में। बॉडी में भी। दूध दही वगैरह में होता है ना? यस सर। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ऐसा कुछ पढ़ा था शायद आपने साइंस किताब में, मुझे यस याद है सर पढ़ा है। कहीं तो पढ़ा। तो लैक्टिक एसिड, सो लैक्टिक एसिड यही है उसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एंड जो बहुत फेमस, इसका नाम मैंने इसीलिए आपको दिया बिकॉज ये बहुत फेमस कंपाउंड है और इस पर ये बहुत बार पूछा गया है कि बहुत बार एग्जाम में ऐसा बिना फॉर्मूला का दिया था कि लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, इसलिए मुझे नाम देना पड़ा इसको आपको। सभी का ऐसा नहीं पूछता है, पर इसके बारे में ऐसा पूछा है और इसका नाम देख के फॉर्मूला लिखना पॉसिबल नहीं है। बाकी कंपाउंड्स कैसे आईयूपीएससी ने दिया रहता है तो आप फॉर्म लिख सकते हो फॉर्मूला, पर इसके इससे कुछ समझ में नहीं आता है। लैक्टिक एसिड मतलब यू कैन नॉट मेक स्ट्रक्चर, इसे देना पड़ा आपको। अच्छा, ग्लिसरॉल, दिस इज CH2। ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? नो सर। नो सर। पक्का? सर यस सर। किसके लिए पक्का है? आप नो के लिए कि यस के लिए? नो नो के लिए। सर। नो हाँ, के नो लिए। के लिए। यहाँ दो हाइड्रोजन आ गए, ये कार्बन कुछ अपेक्षा हमारी थी, पर क्या हो गया, ये दोनों ग्रुप सेम सेम हो गए, है ना? यस सर। यस, वेरी गुड। थैंक यू सर। गोविंद, as observed from the नो। यस सर। यस सर। नो यस क्या होता है? यस सर। सर पहले नो लगा फिर यस। यस सर, फिर यस सर। ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है। यस सर। हाँ सर। यस सर। बाकी लोग क्या आंसर है? एक्टिव है सर। एक्टिव है, सबका जवाब सेम है। यस सर एक्टिव है। एक्टिव यस है सर। सर। हाँ सर, सबका सेम। लॉक कर दो। सर बेसिकली लोन पे। अगर उसके ऊपर माइनस Yes, चार्ज sir. है उसका मतलब कि उसके पास लोन पेयर है, तो 4 ग्रुप हो गए, तो लोन पेयर को भी एक ग्रुप मानते हैं, राइट? ये ऑप्टिकली एक्टिव है, वेरी गुड, बहुत शार्प बन गया। को फंसाना मुश्किल हो रहा है अभी, और उसके लिए बहुत खुशी हो रही है। चित्र बात है। बताओ, इसके बारे में पूछना मत फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये तो आप हर दिन पीते रहते हो, हैं? ग्लूकोज पीते हैं ना, ग्लूकॉन डी। आप फिर पूछना था फॉर्मूला क्या है, तो ऑप्टिकली एक्टिव। सर मुझे ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं पता है, but मैंने ये सुना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कहाँ सुना तुमने? यस कहाँ सर सुना? पर एक्सपेरिमेंट। सर मेरे ख्याल से नहीं होता। देख लो ग्लूकोज का फॉर्मूला। सर ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है
यहाँ में क्या है, कार्बन है ना, इधर ये कार्बन है, वहाँ लाइंस खींचा है कार्बन से। एक्टिव है सर। एक्टिव है, ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, पहला वाला यस सर है। यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ CHO और ये बड़ा ग्रुप है इधर, ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है कि देख, सेकंड वाला है सर। मेरे हाथ पर ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव है क्या? कितने ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन यहाँ? 75 चार ऑप्टिकली एक्टिव आर कार्बन। तो बताओ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं होगा? होगा ना, यस सर। चार डायरेक्ट सेंटर है तो ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो ग्लूकोज मैंने बनाया अभी, ये डी ग्लूकोज का फॉर्मूला है। सर एल ग्लूकोज कैसा दिखता है फिर? जानने के लिए आप आते रहिए, इसलिए मैं हिंट दे रहा हूँ। ये जो डी ग्लूकोज में बात कर रहे हैं, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज नहीं है, ठीक है ना। जब यहाँ पे डी और कई जगह आपको दिखा देगा अल्फा बीटा, डी ग्लूकोज, अगर जो डेक्स्ट्रो और लिवो ग्लूकोज की अगर हम बात करें, दोनों दिखने में सेम दिखते हैं, देख के आप नहीं फर्क समझ सकते हो। जो यहाँ पे में डी और एल जो टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है, ये डी और एल अलग है, डेक्स्ट्रो और लिवो। मैंने आपको बताया था डेक्स्ट्रो लिवो रिप्रेजेंट बाई ऐसा ना, स्मॉल डी स्मॉल है, पर आप देखेंगे जब किताब में लिखा रहता है स्मॉल डी स्मॉल एल, कैपिटल डी कैपिटल एल लिखा है। ये जो डी एंड एल ये अलग है, ये जो डी एंड एल ये अलग, किसके ऊपर आधारित रहता है ये जो OH ग्रुप जो लास्ट कार्बन पर अटैच है ना, अगर ये राइट साइड पे OH ग्रुप है इसको हम डी ग्लूकोज बोलेंगे। अगर ये सब सेम रखा आपने ऊपर का, सिर्फ ये लास्ट वाला OH ग्रुप को आपने लेफ्ट साइड लगा दिया, इसको बोलेंगे एल ग्लूकोज। सो OH ग्रुप के पोजीशन के हिसाब से दो ग्लूकोज एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, सिर्फ उसका OH और H का पोजीशन जो है इंटरचेंज होता है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे इसको डी एंड एल में वापस क्लासिफाई किया गया है। This D and L is different. This is based on configuration of OH in biomolecules. Anyhow. ग्लिसरॉल्डिहाइड मैं भाई इसके माध्यम से आपको जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड का फॉर्मूला बता रहा हूँ, अगर उनका बिना फॉर्मूला एग्जाम में आ गया पता होना चाहिए आपको कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और उनका फॉर्मूला भी लर्न होना, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको इसका फॉर्मूला लर्न करना इंपॉर्टेंट। दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, बताइए ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? सर है है। सर। यस सर। दिस कार्बन ऑप्टिकली है सर। है। ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या है? बताओ है कि नहीं नहीं है सर। उसको लगा मैं वही सारे एग्जांपल दूंगा जो ऑप्टिकली एक्टिव है ना, उस लॉजिक के आधार पर उसने बोल दिया है, होगा अभी क्या सर ने दिया एग्जांपल? सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाइए। होगा सर। बताओ। है सर। ग्लिसरिक एसिड, ये सभी जो कंपाउंड्स आपको लिख के दे रहा हूँ, ये सभी कंपाउंड जिसका है, जिसका नहीं, दोनों का फॉर्मूलाज विद नेम आपको रिमेंबर होना चाहिए, दैट इज मस्ट। एंड किसका है किसका नहीं, वो रिमेंबर होना चाहिए, मेमोरी बेस्ड। एनीहाउ, ये थे ऑप्टिकल आइसोमर्स।
Now we will study the last part. What is the last part? कौन है भैया आगे? Conformational. Conformier, Mational. conformers, conformers या conformational isomerism या उनको हम वो isomers को हम बोलते हैं conformers. आपने कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो नहीं बताया, मतलब कैसे निकालना है ये नहीं बताया। हाँ वो मैंने बोला ना, सिर्फ बस दो बातें हम करेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है और कितने कायरल सेंटर है। 11th में इतना ही हम बात करने वाले हैं, है ना। डिटेल और बहुत सारी बातें हैं। देयर इज EZ कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच विल डिस्कस इन 12th स्टैंडर्ड बिकॉज़ 12th के पार्ट में है, 11th के पार्ट में नहीं, ठीक। वहाँ पे कुछ चैप्टर्स है, वो चैप्टर्स के बाद वो टॉपिक्स दिए हुए हैं 12th NCERT में, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जब वो टॉपिक आएगा, ठीक। अब किसी का कोई फायदा नहीं है ऐसे। Conformational isomerism, and these conformational isomers can be called as conformers. देखिए isomers having different spatial arrangement of atoms or groups due to rotation about the carbon single bond are called conformers or conformational isomers or rotamers. जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड जरूरी था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जरूरी है दो एटम के बीच में, तभी ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिखा पाएगा। I will try my best to again explain this in this on the board. That's a bit difficult for me. Generally क्लास के अंदर कैसे मॉडल्स दिखा के हम समझाते हैं 3D में। But I will try my best to explain here. Note it down everybody. This one. Yes. जैसे मान लीजिए हम लेते हैं इथेन जो बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, थोड़ा इसका बॉन्ड को जो है CC सिंगल बॉन्ड को हम एलोंगेट कर रहे हैं, अचरा बना दिया मैंने। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, इस CC सिंगल बॉन्ड के बीच में बड़ा सा मैंने थोड़ा एलोंगेट किया समझने के लिए। मान लेते हैं इसके जो 3 हाइड्रोजन है वो इस प्रकार से है, इसके 3 हाइड्रोजन,
तो ध्यानपूर्वक इस विजुअलाइज करना 3D के अंदर। इन 3D में इस मॉलिक्यूल देखने की कोशिश करिए आप। इसलिए स्लैंट बनाया मैंने, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2D में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। अगर आप 3D में देखेंगे इस बात को, तो हाउ यू सी, बिकॉज ईच कार्बन हियर इज टेट्राहेड्रल, राइट? बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइजेशन दोनों कार्बन का टेट्राहेड्रल शेप, और टेट्राहेड्रल हम जानते हैं कैसा होता है। टेट्राहेड्रल में अगर एक बॉन्ड में ऐसे बनो, बाकी 3 बॉन्ड इस प्रकार से होंगे, जहां पे एक बॉन्ड अगर ऑन द प्लेन होगा तो बाकी एक बॉन्ड जो है ना, पीछे की ओर एक बॉन्ड आगे की ओर, ऐसे एक प्लेन के ऊपर आ जाएगा, प्लेन के पीछे चला जाएगा। ये तीनों एक ट्रायंगल जैसे पिरामिड की तरह बनाएंगे, दे विल फॉर्म पिरामिड काइंड ऑफ थिंग। वैसे यहाँ पे तो 3D में उसको विजुअलाइज करके देखिए कि कार्बन को 3 ग्रुप जुड़ते हैं, हाइड्रोजन अटैच्ड हो, कैसा ऐसा जिस प्रकार से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। They are like this, मेरे उंगलियों को देखिए, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन जो है कैसे है, इस प्रकार से है ना, सामने कार्बन को अटैच्ड, तीनों सेम प्लेन के ऊपर नहीं है। वैसे ही इस कार्बन का भी 3 ऐसे 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो आप लोग विजुअलाइज करिए, उसका आइडिया आएगा आपको हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी अब इसका जो, अगर हम मान लीजिए एक कार्बन को इसको ऐसे एज इट इज रखते हैं, इफ यू कीप दिस एज इट इज, कीप दिस वन जैसे के वैसे ही रहने दो, और इस कार्बन को हम रोटेट करें, घुमाए, ये हाइड्रोजन रोटेट करें, तो डिफरेंट पोजीशन लेगा। अभी एक पोजीशन जिसमें देखो, ये ध्यान से देखेंगे तो कैसा पोजीशन है, ये कार्बन ऐसा है और ये कार्बन का एग्जैक्टली ऐसा है, राइट? अगर एक के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, राइट? आर यू एबल टू सी? Yes, sir. एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन। यस सर। अगर एक इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला कार्बन, तो अदर कार्बन इज रिप्रेजेंटिंग इट्स हाइड्रोजन लाइक दिस, एग्जैक्टली ऑपोजिट वे। अगर इस प्रकार के पोजीशंस इनके होते हैं, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। दिस इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। जब दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशंस पे हो, इसको हम बोलेंगे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अगर मान लीजिए सेम थिंग मैं ऐसे बनाऊं, श्रीनिवासा, अब क्या समझ में आ रहा है आपको? Sir, same है दोनों। देखिए सर ओवरलैप होंगे। ओवरलैप हो जाएंगे। अगर मैं इसको एक कार्बन के एकदम फ्रंट व्यू से देखूं, फ्रंट व्यू से, तो दोनों क्या ओवरलैप हो जाएंगे, एक ऐसा दूसरा भी ऐसा ही है उसी के ऊपर। इफ यू सी फ्रॉम फ्रंट व्यू टू लुक लाइक यस दिस। सर। तो दिस, अभी आपको पता है एक्लिप्स पता है, लुनार एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स Yes, बोलते sir. हैं, इस टाइम यही Yes. होता है ना, ओवरलैप होते हैं ना, एक के ऊपर एक आ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया है एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन। एक्लिप्स्ड सॉरी कॉन्फॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलेंगे आप। कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक होता है एक्लिप्स, एक होता है स्टैगर्ड। एक होता है एक्लिप्स, एक होता है स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड में क्या होगा, एग्जैक्टली ऐसे ऑपोजिट ऑपोजिट में रहेंगे, यहाँ पे एक दूसरे पे ओवरलैप होने जैसे पोजीशन के रहेंगे, सेम सेम ओरिएंटेशंस रहेंगे। तो ये एक्लिप्स्ड है और ये स्टैगर्ड, ये एक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड है। अच्छा, जब रोटेट करेंगे, जब आप मानो ये पोजीशन पे है, जब रोटेट करेंगे, ये रोटेट करने के बाद ये एक्लिप्स बन सकता है, रोटेटेड बाय हाउ मच डिग्री। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन को यहाँ लेके आना है, रोटेट बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री में रोटेट करोगे इसको, तो ये स्टैगर्ड जो है एक्लिप्स बन जाएगा, है ना?
पर ये एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स पॉसिबल है ना? बिटवीन दिस स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट? तुम ऐसे घुमाओ 1 डिग्री से या 0.1 डिग्री से, तो ये हर एक को कॉन्फर्मर्स ही हम बोलेंगे। तो कितने कॉन्फर्मर्स ऐसे पॉसिबल होंगे सही मायने बात करेंगे तो? हाउ मेनी कॉन्फर्मर्स आर पॉसिबल? So to 180. different angles, every change in small angle can make them conformers. सर Huh? इन्फिनिट Infinite number of conformers are possible. Infinite number of 1 डिग्री से करना ऐसा नहीं है ना? कैन Yes, बी sir. 0.0001 डिग्री से भी किया तो भी कन्फर्मर बन जाएगा। The slightest change in the angle can make these two people conformers. ये दोनों ही इथेन इथेन मॉलिक्यूल है, पर इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा कुछ भी डिग्री से डिफरेंस है तो वो कन्फर्मर्स कहे जाएंगे। तो ऐसा बात करेंगे तो फिर इनफिनाइट पॉसिबल है ना? ऐसा थोड़ी फिक्स थोड़ी है। तुमने 180 क्यों बोला? तुमको लगा सर एक डिग्री का एंगल हम डिफरेंस लेते हैं, है ना? हम Yes, एक डिग्री sir. का एंगल डिफरेंस लेते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। 1 डिग्री कितना भी कर सकता है, 0.001 डिग्री। So in that perspective, if we speak, there will be infinite number of conformers possible for every molecule like this. परंतु वो infinite number of conformers में हम दो के बारे में जनरली बात करते हैं, दो जो मेन, एक स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड, जो समझने में भी आसान। और जो इनके बीच में सारे कन्फर्मर्स आते हैं, उन सबको एक ही सिंगल नाम दिया, उन सबको बोला वो क्या है? दे आर कॉल्ड स्क्यू। दे आर कॉल्ड स्क्यू फॉर्म्स। उनको स्क्यू बोलते हैं या गाउची बोलते हैं। दे आर आइदर कॉल्ड स्क्यू, एनसीईआरटी में स्क्यू नाम दिया है, पर जनरली हम लोग गाउची बोलते हैं उसको। So not like this. There are innumerable conformers possible between staggered and eclipsed forms. They are called as skew forms or gauche. Noted? यस सर। अब इसको जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, रिप्रेजेंटेशन दो प्रकार से करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन जो है दो प्रकार से हम जो रिप्रेजेंटेशन अभी हमने किया ना, इसको हम बोलते हैं सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। मतलब इस तरह से जो लाइंस हमने किसी यहाँ पे दिखाया है, दिस इज कॉल्ड एज सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। दिस इज कॉल्ड एज सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। एक और रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं न्यूमैन्स रिप्रेजेंटेशन, जो मैं यहाँ पे कर रहा था, प्रोजेक्ट करिए के ऊपर एक कर रहा था ना, वापस बना के दिखाता हूँ मैं। अब यही सॉहॉर्स को अगर मैं न्यूमैन में बनाऊं, ये दो स्टैगर्ड इक्वेशन इस प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखना। ये क्या है? एक्लिप्स्ड। अभी एक्चुअली एक के पीछे एक है ये, पर पूरा मैं इसको ये कर दूं मर्ज तो समझेगा ही नहीं ना, उसके पीछे भी कुछ है करके, उसके साइड के बाजू से बना रहा हूँ। ये कैसे एक के पीछे एक, मतलब ये फ्रंट व्यू है। जो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन हो कैसा है? साइड व्यू है ना, दैट इज द साइड व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दिस इज द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू से हम देखेंगे, इसको दिखाई देगा आप। ये एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड क्या दिखाई देगा? स्टैगर्ड विल लुक लाइक, जो सामने वाला कार्बन है वो अंदर का कार्बन है, और जो पीछे वाला कार्बन है उसको हम बड़ा गोल बना के दिखाते हैं। जो बिगर सर्कल इज द बैक साइड कार्बन। इसके 3 हाइड्रोजन ऐसे और इसके 3 हाइड्रोजन, ये क्या है? स्टैगर्ड। बात समझ में आ रही है आपको?
and this is called as Newman projection. ये न्यूमैन प्रोजेक्शन जो हमने पहले दिखाया, दोनों को स्टैगर्ड इक्लिप्स हो क्या है, सॉहर्स प्रोजेक्शन. So basically Newman projection is nothing but Sahor's projection, nothing but it's a side view, the side view of the molecule, and Newman's projection represents the front view. It represents the front view. और जो फ्रंट वाला कार्बन, जहां से आप देख रहे हो जो फ्रंट कार्बन है, वो अंदर वाला कार्बन है. जो डॉट आपको दिखे छोटा सा, दैट इज अ फ्रंट कार्बन, एंड जो बड़ा सर्कल है वो आपका बैक साइड कार्बन है. उसे रेयर कार्बन बोलते हैं. रेयर मतलब बैक साइड. आ रही है? क्लियर टू एवरीवन? क्या आप अभी जो मॉलिक्यूल मैं आपको बोलूंगा उस मॉलिक्यूल का स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड बना सकते हैं? Can you please draw the staggered and eclipsed of N-butane? N-butane का staggered और eclipsed फॉर्म बना सकते हो क्या? अभी N-butane में अगर 22 कार्बन आप लेंगे, एक C3, ये हो गया N-butane with one hydrogen here, one hydrogen. ये मैंने क्या बना दिया N-butane का? मैंने सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाया. क्या है? एक्लिप्स है और ये स्टैगर्ड है. एक्लिप्स और स्टैगर्ड ऑफ सॉहर्स प्रोजेक्शन मैंने बना दिया N-butane का. कैसे ही यहाँ N-butane का एक्लिप्स और स्टैगर्ड इन न्यूमैन बना के दिखाइए. न्यूमैन प्रोजेक्शन. बनाया क्या? यस सर. कैसे बना? Yes, हाँ sir. ये एक्लिप्स्ड. सर ऊपर वाला न्यूमैन है ना प्रोजेक्शन? दोनों न्यूमैन ही है. न्यूमैन ही बना रहे हैं अभी हम. न्यूमैन का एक्लिप्स्ड, न्यूमैन का ये हो गया स्टैगर्ड. अच्छा मैं अगर मानो ऐसे बना दूं, बताओ इसको हम क्या बोलेंगे? Sesquiu. This can be called as किसी कोई शंका यहाँ पे? No, sir. None, sir.
ये एक्लिप्स्ड ही दिख रहा है, पर ये एक्लिप्स्ड, इट लुक्स नहीं। लाइक एक्लिप्स्ड राइट, परंतु ये यहाँ पे जो sir. CH3 ग्रुप से बैक टू बैक नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियली एक्लिप्स्ड बोलते हैं। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स्ड, पूरा एक्लिप्स नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियली एक्लिप्स्ड। अगर दोनों CH3 बैक टू बैक आ जाए तो उसको हम बोलेंगे फुल्ली एक्लिप्स्ड। ये जो कंडीशन था ये प्रॉपर एक्लिप्स्ड है, दिस कैन बी कॉल्ड एज फुल्ली एक्लिप्स्ड हियर, but this can be called as a partially eclipsed condition. What about this? ये क्या होगा? पार्शियली Partially eclipsed. eclipsed. ये partial eclipse condition है बराबर। उसी प्रकार से जैसे अभी हमने क्या बोला, एक पॉसिबिलिटी स्टैगर्ड में क्या पॉसिबल है, स्टैगर्ड में दोनों CH3 ऑपोजिट हो सकते हैं, है ना, दिस वन पॉसिबल। वही स्टैगर्ड में ऐसा ही पॉसिबल है कि ये CH3 यहाँ पे हो H, स्टैगर्ड में ऐसा ही पॉसिबल है, तो उसको हमने क्या बोला, गाउची बोल दिया। स्टैगर्ड में जो मिडवे कंडीशन गाउची बोलेंगे। अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट है स्टैगर्ड, ये भी इधर एक इन वन सेंस दोनों स्टैगर्ड कंडीशन है ना, ये जो sir. ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन तो दोनों स्टैगर्ड का ही है, परंतु दोनों CH3 अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट रहे, दैट स्टैगर्ड कैन बी कॉल्ड एज प्रॉपर्ली एज एंटी, इसका हम नाम देते हैं एंटी। स्टैगर्ड पोजीशन ही है, स्टैगर्ड में फिर इसको एंटी नाम देंगे आप। एंटी मींस वो जो सेम ग्रुप है बड़े बल्कि दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन पे रहते हैं, एंटी बोलेंगे। एंड अगर वो बीच में कहीं रहेंगे तो उसको गाउची बोलेंगे। सर क्या बोलेंगे, जी से क्या लिखा है सर वो? स्क्यू भी बोल सकते हैं ना? हाँ, स्क्यू भी बोल सकते हैं, यस, गाउची है स्क्यू। ऐसे एनसीईआरटी में स्क्यू ही बोलते हैं, हमको हैबिट हो गया गाउची बोलने। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्क्यू, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड का नोट लिख लीजिए। To talk about the stability order, then we can say out of these three, staggered is the most stable, and then skew, and least stable is eclipsed. क्योंकि देख रहे हैं eclipse में क्या हो रहा है, दोनों जो बड़े बड़े ग्रुप है आमने सामने आ रहे हैं, है ना, आमने सामने तो क्या रिपल्शन बढ़ेगा, Yes sir. रिपल्शन उससे बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। घटेगा। जो बड़े बड़े ग्रुप इतना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, रिपल्शन कम होगा, उसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस प्रकार बनता है। अगर मान लीजिए हम अगर सारे केस देते हैं, पार्शियली एक्लिप्स्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड, है ना, और फिर गाउची, एंटी, अगर ये सारे केस देते हैं, सबसे स्टेबल होगा एंटी। जो एंटी कंडीशन है मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल विल बी एंटी। एंटी के बाद गाउच, Gouch. है ना, गाउच के बाद फिर पार्शियली एक्लिप्स्ड और उसके बाद फुल्ली एक्लिप्स्ड। अगर हम चारों कंडीशन लेते हैं क्वेश्चन में, अगर आपको ऐसे डायग्राम्स दिए हुए हैं चार और पूछा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है, उसमें से एंटी कौन है, गाउच कौन है, इसमें पार्शियली एक्लिप्स्ड कौन है और फुल्ली एक्लिप्स्ड कौन है, और फिर आप इस सीक्वेंस के अनुसार अरेंज कर देंगे।
So this was about conformers. Though again, there are some more facts like torsional strain, spheric strain, angle strain, dipole strain, different things. But we'll not talk here. So, control standard. Now this itself is, I think, a big thing in 11 to study. जो पढ़ा है कोई बहुत ज्यादा हो गया. यहाँ पे हम आइसोमेरिज्म को विराम देंगे. तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म के बाद जीओसी में मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जीओसी के काफी है. हम आगे अभी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ वी हैव ऑप्शन वेदर वी कैन स्टार्ट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, फर्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, या तो फिर हम चाहे दूसरे उसमें जा सकते हैं, दूसरे कोई इनऑर्गेनिक. थर्मोडायनेमिक्स हो गया क्या? Sir, states of matter, sir. Gaseous state. यस तो थर्मोडायनेमिक्स हो गया. थर्मोडायनेमिक्स हो गया तो मुझसे क्यों हो गया मतलब पूछ क्या? रहा हूँ, हो गया क्या? तो तुम नए हो क्या? सर मतलब करा दिया गया यहाँ पर. यस सर, मतलब वो रिवीजन में नहीं कराया ना. नहीं पढ़ा है. यस सर, वही पूछा. इनऑर्गेनिक का स्टार्ट करो सर फर्स्ट बुक. देखो फिजिकल में हमने क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री किया है और एटॉमिक स्ट्रक्चर किया है ना. दो ही चैप्टर हमने इनऑर्गेनिक फिजिकल में किए हैं. सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किया है और केमिकल बॉन्डिंग किया है. वहां भी दो चैप्टर हमने किए हैं. और उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी का पार्ट हमने किया है. दिस मच ओनली वी हैव कवर्ड टिल नाउ. सो अभी नेक्स्ट मुझे क्या लेना है सर से आप बात Sir, gaseous state, sir. Gaseous तो state. थर्मोडायनेमिक्स ले लो सर. ओके, दोनों आप फाइट करें किससे? तो हाइड्रोकार्बन से पढ़ा दो. मोहित सर से आप झगड़िए है और उनको बोलिए, और जो जोर झगड़ेगा वो जीतेगा. और उसके बाद मोहित सर को मुझे डालने बोले क्या चैप्टर स्टार्ट करना है, उसके बाद अगला तो मैं वो स्टार्ट करूँ. मुझे कोई दिक्कत नहीं, कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये पार्ट तो हो गया है. ओके बस सर. देखिए इतना ही है कि आपको रिवीजन करते रहना है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल जाते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैथ्स जैसा है. अगर रेगुलर बेस पे आप नहीं पढ़ेंगे तो 100% गारंटी बाद में जब वापस से हम लौट के ऑर्गेनिक में आएंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा. उतना खतरनाक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ भी याद नहीं आएगा. तो जस्ट एक गो थ्रू करते रहना. तो थ्योरी लिखा है ना आपने, जस्ट जैसा आपको टाइम मिलेगा 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, जस्ट गो थ्रू द होल नोट्स, दैट इज सफिशिएंट. नहीं तो फिर पूरा भूल जाएंगे. ठीक है. लेट मी नो व्हिच चैप्टर सर विल टेल मी. आप सर से बात कर लीजिए एंड नेक्स्ट व्हेनेवर वी विल मीट बैक वी विल टॉक अबाउट. सर आप क्वेश्चन बैंक देने वाले हो? जीओसी के लिए? सर यस सर. यस. तो कल्पना प्लीज रिमाइंड मी बैक. ओके. ओके सर. आई विल पुट द क्वेश्चंस. somebody else saying something? कोई और कुछ बोल रहा है? नहीं? ठीक. थैंक यू.